हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल दी साइनिंग। आज हम 16 महाजनपद और उसकी राजधानी ट्रैक के साथ एवं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको कंप्लीट करेंगे। और ये हमारे लूसेंट सीरीज का तीसरा वीडियो होगा। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर देखना, इससे आपको पता चलेगा आखिर किस प्रकार से क्वेश्चन को रिलेटेड करते हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक तरफ महाजनपद दिया गया है, एक तरफ उसकी राजधानी लिखी है। तो पहला महाजनपद है। उससे पहले आपको महाजनपद के बारे में बता दूं मैं। जनपद मीन्स, जनपद में जन का मीन्स होता है लोग, पद का मीन्स होता है फुट या पैर। ऐसी प्लेस जहाँ पर लोग निवास करते हैं उसको जनपद कहते हैं। जब बहुत सारे जनपद एक साथ मिल जाते हैं तो उसे महाजनपद कहा जाता है। और इन महाजनपद की जानकारी हमें 6वीं शताब्दी के अंत में बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, पहला पहला जनपद है अंग है। तो अंग को हम रिलेट करेंगे चंपा से, अंग की राजधानी चंपा है। तो हम इसको ट्रिक के साथ ऐसा पढ़ते हैं, चंपा के अंग। तो चंपा राजधानी है अंग की। कंप्लीट हो जाएगा हमारा चंपा के अंग। हम दूसरा करते हैं मगध। मगध में दोस्तों आपको मग दिखाई दे रहा होगा शुरुआत में, मग को हम रिलेटेड करते हैं, मगध को हम मग से रिलेटेड करते हैं। तो आप यहाँ पाटलिपुत्र में देखिए, आप लास्ट का पुत्र, पुत्र और राजगृह का गृह। जो पुत्र है वो गृह यानी घर पे था और उसने मग को गिरा दिया। मगध यानी मग को पुत्र ने घर में गिरा दिया। तो दोस्तों, ये कंप्लीट हो जाएगा मगध। कोई मग था, मग को पुत्र ने कहाँ पर, गृह में गिरा दिया। दोस्तों, तीसरा महाजनपद है काशी। काशी ये तो सभी लोग जानते होंगे। काशी एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। बनारस को वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। ये तो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों काशी। चौथा है वज्जी। वज्जी से आप वज्जी को आप बाजी कर दीजिए, वाजी। वज्जी को आप वज्जी कर दीजिए, वजी। वजी मतलब क्या वजी? तो सेनाई, सेनाई, सेनाई वजी। कब वजी? तो आप यहाँ देखते होंगे वैशाली। मिथिला, तो आप मिथिला देखते होंगे। मिथिला में जो सीता थी, सीता जिसे वैदेही के नाम से भी जानते हैं। जब राम की शादी सीता से होती है तो सेनाई बचती है, यानी बज्जी क्या बजी? सेनाई। कब बजी? जब मिथिला की सीता, जिसे विदेही के नाम से भी जानते हैं, विदेही, उनकी शादी होती है। दोस्तों इसको इसी तरीके से रिलेटेड रखना होगा, तभी आप कर पाएंगे। दोस्तों, फिफ्थ महाजनपद है वत्स।
वत्स। इसको दोस्तों वत्स की राजधानी कौशाम्बी। तो दोस्तों वत्स को आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। वत्स, जो ब्राह्मण लोग होते हैं तो वो छोटे व्यक्तियों को वत्स बोलते हैं। वत्स यानी पुत्र। कौशाम्बी यानी को, वत्स को मौसम्बी या वत्स को मौसम्बी दो। तो दोस्तों ये आपका रिलेटेड हो जाएगा, वत्स को मौसम्बी दो। कौशाम्बी सॉरी महाजनपद 6 कौशल। कौशल को आप कुशल कर लीजिए। कुशल, कुशल लोग कहाँ रहते हैं? तो वस्ती, वस्ती में कुशल लोग रहते हैं। हो जाएगा आपका। 7वां महाजनपद है अवंती। अवंती, तो अवंती एमपी में था। एमपी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग था, उत्तरी भाग उज्जैन, उसकी कैपिटल उज्जैन थी। और जिसका जो दक्षिणी भाग था, इसकी राजधानी महिष्मती थी। महिष्मती। तो उत्तर, उत्तर में क्या था? उससे उत्तर यानी उज्जैन। और महिष्मती, ये तो बाहुबली महिष्मती, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट महाजनपद है मल्ल। मल्ल, मल्ल से आपको साउंड आ रही होगी मल्ल। मल्ल या मल्ल में क्या होता है? मल्ल युद्ध होता है। युद्ध यानी कुश्ती। तो मल्ल को हम मल्ल युद्ध, युद्ध यानी कुश्ती। कुशावती से कुश्ती, ऐसे याद रखेंगे। क्वेश्चन महाजनपद 9, महाजनपद 9 है पांचाल। पंचाल को हम पंचाल, पंचाल में देखिए चाल, चाल है यानी 5 चाल। हम ऐसे चल रहे हैं। अब कोई भी 5 चाल चलेगा दोस्तों तो वो कांपने लगेगा। जो उसके सामने होगा वो कांपिल है। कांपिल यानी कांपने लगेगा। ऐसे कर लीजिए। 10वां महाजनपद है चैदी। चैदी को आप रिलेट करिए चेरी से। चेरी, चेरी एक फ्रूट होता है जिसको खाकर हमें शक्ति, शक्ति मिलती है। तो चेरी एक फ्रूट है जिसे खाकर हमें शक्ति मिलती है। तो शक्तिमती हो जाएगा। 11वां महाजनपद है कुरु। कुरु, कुरु एक राजवंश था जो पांडव के टाइम था। पांडव ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। तो कुरु, पांडव, इंद्रप्रस्थ, ऐसे याद हो जाएगा। मत्स्य, मत्स्य यानी मछली। मछली कैसी होती है? विराट होती है। विराट, विराट नगर हो जाएगा। फिर आता है कम्बोज। कम्बोज से आपको साउंड आ रही होगी कम बोझ, इससे साउंड आ रही कम बोझ। बोझ कैसे कम होगा दोस्तों? इसकी राजधानी हाटक। जब हटाओगे, बोझ जब हटाओगे तभी तो कम होगा। तो कम बोझ, कम बोझ तभी होगा जब हाटक हटाओगे। सूरसेन महाजनपद। तो सूरसेन, सैन में आगे सेना। जो मथुरा की सेना है बहुत ही सूर यानी बलवान है। मथुरा की सेना बहुत ही सूर या बलवान है। सूरसेन का मथुरा। 15 का महाजनपद है असमक। दोस्तों आप असमक को असमत से रिलेट करिए। असमत, असमत का मीन्स होता है इज्जत। जो लोग होते हैं वो अपनी इज्जत को पोटली, पोटली में बांध के रखते हैं। कैसे बांध के रखते हैं? पोटली में। तो असमक का हो जाएगा पोटली। 16 है गांधार। गांधार में धार, जो धार शब्द है, अब कोई भी हथियार है उसमें जब हमें धार चाहिए होगी तो उसमें धार कैसे आएगी? जब हम उसे शिला में घिसेंगे तो गांधारक हो जाएगा तक्षशिला। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको लर्न हो जाएगा।
तो यह लिखा है 16 महाजनपद की जानकारी हमें 6वीं शताब्दी के बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है, जिससे मगध महाजनपद का शासक घनानंद था, जो कि सबसे अधिक शक्तिशाली था। दोस्तों कंप्लीट हो गया होगा। उस टाइम 600 BC के टाइम दोस्तों अपना जो इंडिया था, भारत, इस प्रकार था। जो 16 महाजनपद थे वो ऐसे थे। आज का टाइम और उस टाइम बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दोस्तों आज हम क्वेश्चन करेंगे, अब लूसेंट के हैं, पूरा कंप्लीट करेंगे और उससे हर एक के क्वेश्चन से रिलेटेड और भी अदर क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं पहले क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में दिया गया महाजनपद, सूची 2 में उसकी राजधानी दी गई है। तो दोस्तों देखना आपको कितना जल्दी याद हो जाएगा। गांधार, तो गांधार धार आ रहा है। धार कैसे तेज होगी? जब हम उसे शिला में घिसेंगे। सूरसेन, किसकी सेना? सूर थी, मथुरा की, तो 1 हो जाएगा। वत्स को मौसम्बी दो, वत्स को मौसम्बी। कुशल लोग कहाँ रहते हैं? श्रावस्ती में। तो दोस्तों ए का 4 हो जाएगा एंड बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। हरेक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? हरेक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? उससे पहले हरेक वंश था, हरेक वंश के प्रथम संस्थापक कौन थे? वो थे बिंबिसार। तो बिंबिसार इसके प्रथम संस्थापक थे, प्रथम संस्थापक इसके बिंबिसार थे, जो कि 544 ईसा पूर्व में मगध के सम्राट बनते हैं। और इसके पुत्र होते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु के पुत्र होते हैं उदयन, और उदयन के जो पुत्र होते हैं वो होते हैं नागदशक, जो कि लास्ट रूलर होते हैं हर एक वंश के। इसमें दोस्तों जो संस्थापक होते हैं बिंबिसार, वो 544 ईस्वी मगध के सम्राट बनते हैं। और इसका जो पुत्र अजातशत्रु होता है, अजातशत्रु जो मगध के सम्राट बिंबिसार की हत्या कर देते हैं। और अजातशत्रु का पुत्र जो उदयन होता है, उदयन अजातशत्रु की हत्या कर देता है। जो उदयन होता है, उदयन पाटलिपुत्र की स्थापना करता है। जो उदयन होता है, उदयन का जो पुत्र होता है नागदशक उदयन की हत्या कर देता है। तो आप देख रहे होंगे कि बेटे अपने पिता की हत्या कर रहे हैं, तो इसलिए इस वंश को पितृभ्रंश वंश भी कहा जाता है, जो कि हर एक के पुत्र अपने पिता की हत्या करता है। इसका जो लास्ट रूलर होता है वो नागदशक होता है। जो नागदशक का अमात्य होता है दोस्तों, वो होता है शिशुनाग होता है। शिशुनाग नागदशक की हत्या कर नागवंश की स्थापना करता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, जो हर एक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो इसका आंसर है अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? दोस्तों इसका आंसर होगा उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। जो अशोक ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और जो घनानंद था, जो कि मगध का सम्राट था, अशोक के बिंदुसार का पुत्र था। अशोक ने मौर्य वंश की स्थापना नहीं की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, उसके लिए। हाँ, तो मौर्य वंश था, जो मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त का जो बेटा होता है बिंदुसार, फिर बिंदुसार का बेटा होता है अशोक। जो चंद्रगुप्त होता है वो 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है घनानंद को हराकर। और
चंद्रगुप्त ने घनानंद को चाणक्य जो कौटिल्य विष्णुगुप्त की सहायता से हराया था। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में सेनापति बनाया जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उदयन। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति, इसमें जो बौद्ध संगीति टोटल 4 हुई थी। तो इसे याद करने की ट्रिक थी ए से था अजातशत्रु और कैसे था कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश का था। और फिर ए से अशोक और ए से कनिष्क। अजातशत्रु और किसकी अध्यक्ष में हुई है? तो उसकी ट्रिक है एम से महाकश्यप, एस से शावक कमीर और एम से मोगलीपुत्र और एस से वसुमित्र। इसको आपको याद रखना होगा। तो दूसरे जो शिशुनाग वंश का दूसरा शासक कौन था? तो वो था कालाशोक। क्वेश्चन नंबर 5, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, जो सिकंदर था मैकेडोनिया का शासक था। ये यूनान से आया था। इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में होता है और ये 326 ईसा पूर्व में इंडिया पर आक्रमण करता है। जब ये आक्रमण करता है इंडिया की तरफ, तो इसका युद्ध पोरू राजा, पंजाब के पोरू होते हैं जिसे पोरस के नाम से भी जाना जाता है, इनके मध्य बितास्ता झेलम नदी के तट पर, जिसे बितास्ता नदी भी बोलते हैं, पुराना नाम है बितास्ता, के बीच युद्ध लड़ा जाता है इन दोनों के मध्य। आपको याद रखना होगा कि जो इस युद्ध को हाइडेसफील्ड युद्ध भी कहा जाता है। हाइडेसफील्ड का युद्ध, बितास्ता का युद्ध और झेलम का युद्ध पोरस और सिकंदर के मध्य लड़ा गया। इसमें सिकंदर की जीत होती है, पोरस की हार होती है। दोस्तों, इसमें जब पोरस हार जाता है तो सिकंदर पोरस से पूछता है कि आपके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। तो पोरस एक सुंदर सा जवाब देता है कि ठीक वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इससे सिकंदर बहुत खुश होता है और उसे अपना राज फिर से वापस कर देता है और उस समय सिकंदर वापस लौट जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिकंदर महान एवं पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? दोस्तों, इसका आंसर है झेलम। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार का मृदभान पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? द्वितीय नगरीकरण, इसका आंसर है उत्तरी काले पोलिसकृत वर्तन। दोस्तों, जो प्रथम नगरीकरण था उसकी प्रारंभ का प्रतीक रेड यानी लाल कलर को माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता है। दोस्तों, जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने सर्वाधिक के अपने जो उपदेश सारनाथ राजधानी में दिए थे, सारनाथ, और इन्होंने अपने उपदेश पाली लैंग्वेज में दिए थे। जो कि महावीर थे, उन्होंने अपने सारे उपदेश प्राकृत लैंग्वेज में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, उज्जैन का प्राचीन नाम था, बताना है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों, आपको बताया था जो एमपी था, एमपी का उत्तरी भाग को उज्जैन बोलते हैं। उज्जैन किसकी राजधानी थी? अवंतिका के। इसका राइट आंसर होगा 9 का ये। क्वेश्चन नंबर 10, नंद वंश का संस्थापक कौन था?
नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, जिसको उज्जैन के नाम उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। महापद्म नंद के 8 पुत्र थे, जिसमें से घनानंद को ही राजगद्दी प्राप्त होती है। कालाशोक के बारे में जानते हैं हम। शिशुनाग के वंश का एक शासक था, जिसके समय द्वितीय बौद्ध संहिता की बैठक हुई थी। घनानंद लास्ट रूलर ऑफ नंदवंश। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंद्रमीज कहा गया? ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंद्रमीज कहा गया? वो राइट आंसर है घनानंद। क्वेश्चन नंबर 12। प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी, जो भारत में पहला विदेशी आक्रमण हुआ था वो सिकंदर द्वारा नहीं किया गया था, वो ईरानियों द्वारा किया गया था। ईरानियों का एक वंश होता था हकमनी वंश। हकमनी वंश के जो प्रथम शासक होते हैं वो साइरस। सर्वप्रथम साइरस से इंडिया पर आक्रमण करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। तो उसका जो तीसरा शासक होता है डेरियस नामक, वो भारत में पहला विदेशी आक्रमण करता है। अफगानिस्तान तक्षशिला आक्रमण करता है और वो आक्रमण सफल होता है। तो जो इसलिए जो प्राचीन भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ था वो ईरानियों द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इसका आंसर है यूनानियों द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेरियस। दोस्तों इसका वंश 550 से लेकर 330 ईसा पूर्व तक रहा था हकमनी वंश का, जिसके जो प्रभावी और बहुत शक्तिशाली राजा हुए वो डेरियस ही थी। क्वेश्चन नंबर 15। हाइडेस्फिज या बितास्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC किन शासकों के बीच हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सिकंदर एवं पोरस के मध्य। क्वेश्चन नंबर 16। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। दोस्तों इसमें कंफ्यूज करने के लिए 326 ईस्वी भी दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में, ईसा पूर्व। और क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में शासक दिया है और उसके वंश दिए हैं। तो बिंबिसार किस वंश का शासक था? बिंबिसार था हरेक वंश का। काला साहब था वो शिशुनाग वंश का ही था। पद्मनंद नंद वंश का था। बिंदुसार मौर्य वंश का था। तो इसका राइट आंसर होगा, देखते हैं। 17 का राइट आंसर है ए का 1, ए का 1, बी का 2 एंड सी का 4। ए का 1, बी का 2 एंड सी का 4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, जिसमें महाजनपद दिया गया है और उसके आधुनिक क्षेत्र दिए गए हैं। दोस्तों मगध पटना में, पटना व गया का जिले हो जाएगा मगध। जो वत्स, कौशल और अवंती का दोस्तों हो जाएगा एक मिनट दोस्तों। मगध का इसका आंसर होगा, मगध का हो जाएगा
पटना व गया जिला। और वत्स का हो जाएगा इलाहाबाद। कौशल का हो जाएगा अवध। और अवंती का हो जाएगा मालवा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी, जिसे बिंबिसार ने बनाया था। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आते हैं। अजातशत्रु के बाद उदयन आते हैं। उदयन अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाते हैं। पाटलिपुत्र। जो वैशाली राजधानी थी नागदशक कुमार का शिशुनाग वंश। जो नाग वंश की स्थापना करता है वो अपनी राजधानी वैशाली बनाता है। जो शिशुनाग होता है दोस्तों, शिशुनाग के बाद कालाशोक आते हैं। कालाशोक फिर से अपनी राजधानी वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्र कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा उदयन। क्वेश्चन नंबर 21, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो बौद्ध ग्रंथ बताया था, बौद्ध ग्रंथ के आगुंतर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में। महाभारत एक महाकाव्य है जिसे वेद व्यास द्वारा लिखित रचित है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? निम्नलिखित में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका राइट आंसर होगा उस समय मगध के राजा घनानंद थे। 23, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा छठी, जो 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार मगध साम्राज्य के संस्थापक थे। 544 ईस्वी में गद्दी प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही था। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। जो अम्बी था उसे उसका सहयोग मिला था। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 25, सुमेलित करना है, राजादि गया और राज्य दिए गए हैं। दोस्तों जो प्रदोत थे वो अवंती के राजा थे। जब अवंती के राजा प्रदोत जब बीमार हो जाते हैं तो बिंबिसार एक वेद को भेजते हैं। जो प्रसेनजित थे वो कौशल के राजा थे। तो देख लीजिए दोस्तों, एक 3। तो दोस्तों एक ही ऑप्शन में एक 3 जो कि सी है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलिंग। तो कलिंग में एक नहर खोदी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। बताया था दोस्तों जो डेरियस था, तो कुछ भाग को अधीन किया था डेरियस ने। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? क्वेश्चन नंबर 28, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 28 का ए, बज्जी संघ यानी वैशाली के साथ युद्ध रहा। क्वेश्चन नंबर 29, बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो दोस्तों इसका आंसर है अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 30, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों का मुद्रा का प्रचलन हुआ। क्वेश्चन नंबर 32,
निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो अजातशत्रु और प्रसेनजित, जो कि कौशल नरेश के राजा थे। प्रसेनजित। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। दोस्तों यही सही है, उस समय लोहे का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाने लगा था। 34। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती के राजा प्रदोत जो थे, उनकी चिकित्सा के लिए एक राजभेज को बिंबिसार ने भेजा था। क्वेश्चन नंबर 35। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो वो थे शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 36। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? दोस्तों इसका आंसर है बिंबिसार। जो अंग के राजा थे बृहदत्त, उसको हराकर बिंबिसार ने अंग को अपने राज्य में विलय कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 37। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, काशी। क्वेश्चन नंबर 38। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो इसका राइट आंसर अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 39। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी। सही है। महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वक्षत्रांतक क्षत्रियों को अंत करने वाला एवं एक राट की उपाधि धारण की। ये भी सही है। गिरिव्रज, राजगिरे, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियाँ बनी। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नंद वंश का, जो कि घनानंद इसके शासक थे। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? इसका राइट आंसर हो मगध, जिसके शासक घनानंद थे, जिसे 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली के प्रचार, घंटा आकार के गुंबज के कला का प्रचार, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। दोस्तों इसका राइट आंसर है 42 का। इसका राइट आंसर है डी, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। ऑप्शन बी, इस आक्रमण ने पश्चिम उत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन सी, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? दोस्तों गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से मतलब है कि एक के बाद एक शासन करेगा। यदि पहले पिता करता है तो उसके बाद उसकी संतान उस पर शासन करेगी। इसका ये गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं होती है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ऐसा होता है कि इसमें जनता द्वारा अपने राजा को चुना जाता है, जैसा कि इंडिया में होता है। तो वो था। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में थी। मगध में नहीं थी। मगध का जो राजा थे महापद्म नंद, इसके जो बेटा थे घनानंद, वही इसके शासक थे।
क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में किसे सैन्य नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? इसका राइट आंसर है 45 का ये बिंबिसार को। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? बताया था दोस्तों, उग्रसेन महापद्मनंद को कहा जाता है। इसी को इकराट भी कहा जाता है। 47, डेरियस या दारेवाहु फर्स्ट ने 516 ईस्वी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 47 का ए 360 टैलेंट। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो डियाकस तो जल सेनापति था जो कि सिकंदर के साथ ही आया था। एरिस्टोबुलस और एनासिक्रेटस ये भी सिकंदर के साथ ही आए थे। इसका राइट आंसर हेरोडोटस। हेरोडोटस एक यूनानी रोमक लेखक था जिसने हिस्टोरी का पुस्तक लिखी है, जो हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? तो इसका आंसर है श्रेष्ठिन। क्वेश्चन नंबर 50, गृहपति का अर्थ है? इसका आंसर है धनी किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 51, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में दिया है अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था। अष्टकुलक यानी अष्ट यानी 8 कुल, यानी 8 कुल परामर्शदायी संस्था, परामर्श करने के लिए 8 कुल बनाए जाते थे। क्वेश्चन ऑप्शन बी महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी, ये भी सही है। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, ये भी सही है। के या शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या वसूलने का अधिकारी, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, मगध के किस प्रारंभिक शासन ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी अजातशत्रु। दोस्तों अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी, जिसकी वजह से उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर अपना राज्यारोहण करवाया और फिर नाग दशक ने उदयन की हत्या कर दी और खुद गद्दी हासिल कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो था लिच्छवी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कुरु का हो जाएगा, कुरु रिलेट करवाया था आपको पांडव ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? इंद्रप्रस्थ। जो पांचाल, ऐसी चाल चलेगा, पांचाल की एक राजधानी और होती है अहिच्छत्र। कुशल लोग कहाँ थे? श्रावस्ती में रहते, इसमें नहीं दिया गया तो ऑप्शन से ही कर लेंगे। ए का हो जाएगा 4, चेक करेंगे। ए का 4 बी और डी में, और बी का हो जाएगा 3। ए का 4 बी का 3, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन से ही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो भगवंत निकाय हो जाएगा। यदि जैन ग्रंथ पूछता है तो भगवती सूत्र हो जाएगा। क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी से पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? बताना, जो 6ठी शताब्दी से पूर्व का जो मत्स्य महाजनपद, मत्स्य की राजधानी जो विराटनगर थी, वो कहाँ स्थित था? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान में स्थित था। दोस्तों अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख के आपने 56 में कितना अटेम्प्ट किया है और आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। आज का चैलेंज क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज जो कि सिंधु नदी किनारे बसा था, उसकी खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1931 एंड ऑप्शन डी 1945। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और इसका सही आंसर हम बताएंगे कल। थैंक यू, थैंक्स।